तो आज हम सीएसएस की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। मतलब वो भाषा जो वेब पेजों को स्टाइल देती है, उनका रूप रंग तय करती है। हाँ, सीएसएस के बिना तो वेब एकदम सादा बेरंग सा लगेगा। ये स्टाइलिंग की जान है बिल्कुल। हमारे पास रॉयल रिसर्च की एक गाइड है, सीएसएस मास्टरी। तो हम इसी के आधार पर देखेंगे कि सीएसएस कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँच गया है। बिल्कुल, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस चीजों तक। देखना दिलचस्प होगा कि ये सफर कैसा रहा है। हाँ, तो हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे और आखिर में कुछ जो नई और एडवांस टेक्निक्स हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले तो यही आता है कि सीएसएस काम कैसे करता है। सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, जैसे किसी पैराग्राफ को चुनकर उसका रंग बदलना। हाँ, जैसे P:color ब्लू। ये तो सिंपल है, पर असली मजा तब आता है जब कई स्टाइल एक साथ हों। वहीं कैस्केड का रोल आता है। अच्छा, ये कैस्केड मतलब कौन सी स्टाइल लागू होगी, ये कैसे तय होता है? हाँ, ये जरूरी है। इसमें कई चीजें देखी जाती हैं। स्टाइल कितनी स्पेसिफिक है, कहीं इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा, और स्टाइल लिखी कहाँ गई है। सोर्स ऑर्डर भी मायने रखता है। मतलब एक तरह की प्राथमिकता तय होती है। बिल्कुल। और अक्सर जो स्टाइल सीधे एलिमेंट पर लिखी होती है ना, इनलाइन वाली, वो ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। ठीक है। और एक और बेसिक चीज जो हमेशा सुनने में आती है, बॉक्स मॉडल। ओह हाँ, बॉक्स मॉडल। ये समझना बहुत जरूरी है। हर HTML एलिमेंट असल में एक अदृश्य डब्बा है, जिसमें कंटेंट होता है, फिर उसके चारों ओर थोड़ी पैडिंग, फिर बॉर्डर, और फिर बाहर की तरफ मार्जिन। ये चारों चीजें मिलकर एलिमेंट का साइज और स्पेस तय करती हैं। और वो बॉक्स साइजिंग डॉट बॉर्डर बॉक्स वाली चीज, वो क्यों जरूरी है? हाँ, वो इसलिए कि डिफ़ॉल्ट रूप से पैडिंग और बॉर्डर एलिमेंट की बताई गई चौड़ाई या ऊंचाई में जुड़ जाते हैं, जिससे लेआउट बिगड़ सकता है। अच्छा, बॉर्डर बॉक्स लगाने से पैडिंग और बॉर्डर उसी बताई गई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर ही रहते हैं। तो अगर आपने कहा 200 पिक्सल चौड़ा, तो वो 200 ही रहेगा, पैडिंग बॉर्डर मिला के। लेआउट बनाना आसान हो जाता है। समझ गई। तो ये तो हुई नींव। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां लेआउट बनाने के तरीके थोड़े बदले। फ्लेक्स बॉक्स आया। हाँ, डिस्प्ले डॉट फ्लेक्स, ये एक बड़ी छलांग थी। चीज़ों को एक लाइन में, चाहे रो में या कॉलम में अलाइन करना, स्पेस देना बहुत आसान हो गया। ये एक आयामी लेआउट के लिए बढ़िया था। बिल्कुल। लेकिन जब हमें दो आयामी, मतलब रो और कॉलम दोनों में एक साथ कंट्रोल चाहिए था, तब जरूरत महसूस हुई। सीएसएस ग्रिड की, डिस्प्ले डॉट ग्रिड। एग्जैक्टली। ग्रिड ने कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाना बहुत आसान कर दिया। पहले जो काम फ्लोट्स या दूसरी ट्रिक्स से होते थे, वो अब ग्रिड से साफ सुथरे कोड में हो जाते हैं। और फिर वेबसाइट को अलग-अलग स्क्रीन पर सही दिखाने की बात आई। मीडिया क्वेरीज। हाँ, एट मीडिया क्वेरीज, इनसे हम बता सकते हैं कि स्क्रीन का साइज इतना हो तो स्टाइल ऐसी दिखे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ये जरूरी है। और चीजों को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए ट्रांजिशन, एनिमेशन। बिल्कुल। ट्रांजिशन से स्टाइल बदलने पर स्मूथ इफेक्ट आता है, और एट की फ्रेम्स से तो पूरी कस्टम एनिमेशन बना सकते हैं। इनसे वेबसाइट थोड़ी जिंदा लगती है। इंटरमीडिएट लेवल पर सीएसएस वेरिएबल्स भी आ जाते हैं ना? हाँ, CSS वेरिएबल्स यानी कस्टम प्रॉपर्टीज, ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे आप एक मेन कलर वेरिएबल में डिफाइन कर दें, रूट, प्राइमरी कलर ब्लू, और फिर पूरे कोड में उसी वेरिएबल का इस्तेमाल करें। तो अगर बाद में कलर बदलना हो? तो बस एक जगह वेरिएबल की वैल्यू बदलनी है, और जहां जहां वो इस्तेमाल हुआ है सब जगह बदल जाएगा। कोड मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। थीमिंग वगैरह के लिए बेहतरीन है। अच्छा, अब थोड़ा और एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं। आजकल क्या नया चल रहा है? मैंने नेटिव नेस्टिंग के बारे में सुना है। हाँ, ये हाल ही में ब्राउजर्स में आया है। जैसे सास या लेस में नेस्टिंग करते थे ना, आर्टिकल P:color.red टाइप का, वो अब सीधे CSS में लिख सकते हैं, बिना किसी प्री प्रोसेसर के। हाँ, बिल्कुल। कोड थोड़ा और पढ़ने लायक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और एक और चीज जिसकी बहुत चर्चा है, कंटेनर क्वेरीज। ये क्या है और मीडिया क्वेरीज से अलग कैसे है? ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। देखो, मीडिया क्वेरीज पूरे वेब पेज यानी व्यू पोर्ट के साइज पर आधारित होती हैं। हाँ। लेकिन कंटेनर क्वेरीज, एट कंटेनर, किसी एलिमेंट को उसके पेरेंट कंटेनर के साइज के हिसाब से स्टाइल करने देती हैं। मतलब? एक कंपोनेंट खुद को अपने आसपास की जगह के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। बिल्कुल। सोचो, एक कार्ड कंपोनेंट है। अगर वो साइड बार में है जहां कम जगह है तो अलग दिखे, और अगर मेन कंटेंट एरिया में है जहां ज्यादा जगह है तो अलग दिखे। ये सब कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन हो सकता है।
अली वाह, ये तो कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन के लिए जबरदस्त है। कंपोनेंट सच में रीयूजेबल और इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। सही कहा, ये मॉड्यूलर डिजाइन को बहुत बढ़ावा देता है। और परफॉर्मेंस और एक्सेसिबिलिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है आजकल सीएसएस में। हाँ बिल्कुल, जैसे विल चेंज प्रॉपर्टी ब्राउजर को संकेत देती है कि कोई एलिमेंट बदलने वाला है ताकि वो ऑप्टिमाइज कर सके। और एक्सेसिबिलिटी के लिए एट मीडिया प्रिफर्स रिड्यूस्ड मोशन जैसी चीजें हैं, ताकि जिन यूजर्स को एनिमेशन से दिक्कत है उनके लिए एनिमेशन कम या बंद की जा सके। और एक डॉट हैज सिलेक्टर भी सुना है, उसे पेरेंट सिलेक्टर क्यों कह रहे हैं? हाँ, डॉट हैज भी कमाल का है। ये हमें किसी एलिमेंट को उसके अंदर मौजूद चीजों के आधार पर स्टाइल करने देता है। जैसे आप कह सकते हैं उस सेक्शन को स्टाइल करो जिसके अंदर डॉट हैज है, एक इमेज। ओ, मतलब हम पेरेंट को उसके चाइल्ड के आधार पर स्टाइल कर रहे हैं। हाँ, ये दशकों से डेवलपर्स चाहते थे। इससे बहुत सी नई स्टाइलिंग संभावनाएं खुल गई हैं बिना जावास्क्रिप्ट के। तो कुल मिलाकर सीएसएस सिर्फ चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं है, ये लगातार विकसित हो रही है ताकि वेब ज्यादा कुशल, फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल बन सके। बिल्कुल सही। ये सिर्फ दिखावट नहीं, बल्कि यूजर का अनुभव, साइट की स्पीड और ये कि साइट सबके लिए इस्तेमाल करने लायक है या नहीं, इन सब पर सीधा असर डालती है। तो हमने एक तरह से सीएसएस की पूरी यात्रा देख ली, बेसिक सिलेक्टर्स और बॉक्स मॉडल से लेकर फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, वेरिएबल्स और अब कंटेनर क्वेरीज और डॉट हैज जैसी नई चीजों तक। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि हर चीज का अपना इस्तेमाल है। कब फ्लेक्सबॉक्स बेहतर है, कब ग्रिड और अब कब कंटेनर क्वेरीज काम आएंगी। सही टूल चुनना महत्वपूर्ण है। ये जानकारी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो वेब डिजाइन या डेवलपमेंट में अपनी समझ को गहरा करना चाहते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वेब और ज़्यादा कंपोनेंट आधारित होता जा रहा है और कंटेनर क्वेरीज कंपोनेंट को आत्मनिर्भर बना रही हैं, तो सीएसएस में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो कंपोनेंट की स्टाइलिंग को उसके डेटा या आसपास के दूसरे कंपोनेंट्स के आधार पर और भी ज़्यादा डायनामिक बना दे? सोचने वाली बात है।